सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 2 विविधता एवं भेदभाव का आगे का प्रकरण रूढ़िबद्ध धारणा, असमानता और भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कि इससे पहले हमने पाठ 1 में भी पढ़ा था विविधता के बारे में, और पाठ 2 में हम पढ़ रहे हैं विविधता और भेदभाव। कि कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें दुख होता है, उन्हें गुस्सा आता है और वे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये पूर्वाग्रह के कारण होता है। तो देखो पूर्वाग्रह क्या है, ये हमने पढ़ा था कि जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, उसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह। और ये पूर्वाग्रह ज़्यादातर नकारात्मक होती है। जैसे कि कुछ जाति विशेष के लोगों को आलसी या कंजूस मानना, वो भी पूर्वाग्रह है। और इसी पूर्वाग्रह के कारण ही लड़के और लड़की में भेदभाव भी किया जाता है। समाज क्या है, अपने दिमाग में पहले से ही एक ऐसी बात बिठा लेता है कि लड़का है, लड़के को ऐसा करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, और लड़की है उसे ये करना चाहिए। लड़का ऐसा होता है, लड़की ऐसी होती है। तो वो अपने दिमाग में एक पूर्वाग्रह पहले से ही बना लेते हैं, और इसी के कारण लड़के और लड़की में भी भेदभाव होता है। इसके बाद हमने यहाँ देखा था कि कुछ चित्र थे जिसमें ये खास ज़रूरत वाले बच्चे हैं, और लोग इनके बारे में भी पूर्वाग्रह तैयार कर लेते हैं कि लोग इनके लिए तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। अगर किसी का पैर सही नहीं है तो ये सोचते हैं कि क्या उसका दिमाग भी सही नहीं है। तो इस तरह से लोग क्या है कि पूर्वाग्रह बना लेते हैं। तो ये इन बच्चों ने भी अपने से जुड़ी हुई रूढ़िबद्ध जो धारणाएं थी उनके बारे में ये क्या सोचते हैं, ये हमने देखा था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। तो देखो कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, और ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। जबकि ज़रूरी नहीं है कि उस धर्म के या उस जाति के लोग हैं वो सारे के सारे ही कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन नहीं, हमने क्या, हमारे मन में एक ऐसी धारणा बना ली कि उस जाति के, उस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं। तो हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी और बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। यानी कि हर जाति के अंदर ही कंजूस भी हो सकते हैं, हर जाति के अंदर धर्म अपराधी हो सकते हैं, बेवकूफ़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही देश के या एक ही धर्म के या एक ही जाति के लोग ही ऐसे होते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना सही नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो उसे दूसरे से अलग करती है, या इन्हीं क्षमताओं के कारण वो दूसरे से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे कि ये माना जाता है हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। तो इन्हीं धारणाओं का असर हम सब पर भी पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको कि करने की काबिलियत शायद हम में हो। तो देखो कि यहाँ एक चित्र में दिख रहा है कि कुछ मुसलमान लड़कियां हैं और वो पढ़ रही हैं। तो आगे देखिए कि कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते और इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं
वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है, यानी उन्हें शिक्षा मिलती है, उन्हें साधन मिलते हैं, संसाधन होते हैं, अवसर होते हैं उनके पास, तो वो भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक है। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, और जिनमें मुस्लिम या मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या फिर अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी के कारण धर्म नहीं है, गरीबी है, यानी इसीलिए मुस्लिम जो लड़कियां हैं गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाती, ना कि धर्म के कारण। और हमने क्या पूर्वाग्रह बना लिया कि मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। तो इसके बाद देखिए असमानता और भेदभाव। अब कि भेदभाव कब होता है? भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आपको याद होगा हमने पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ा था कि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। क्यों? क्योंकि उनका धर्म अलग था। एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, और यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। और ये भेदभाव कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं वाले और अपने से अलग रिवाजों वालों को निम्न कोटि का मानते हैं। और दोनों समीरों में एक और अंतर था, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का, यानी कि एक अमीर था और एक गरीब था। समीर 2 है वो गरीब विविधता का पहलू नहीं है। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इसलिए कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से अगर वो गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन भी नहीं हैं, और इसी आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और इस तरह के दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों को, धार्मिक समूहों को और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। इसके बाद देखो कि भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती और बुनाई आदि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और कुछ को नहीं, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना। इन कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है, और यह जाति व्यवस्था का ही एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे होती है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा, और जिन समूहों को इस सीढ़ी के नीचे वाले तले में रखा गया उनको अछूत कहा गया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये अछूत क्या होता है। तो देखो, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी अछूत व्यक्तियों के लिए ही दलित शब्द का उपयोग होता है।
दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया हो। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। नीचे देखो, एक चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है कि जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भी एक प्रकार का भेदभाव ही होता है कि यहाँ कुछ बच्चे एक साथ बैठे हैं और इन बच्चों को अलग बैठाया गया है, तो ये भी इन बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसके बाद देखो आगे है कि हम बात कर रहे थे कि उनको अलग अलग रखा जाता है। तो जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार मिलता था उनसे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा जाता था। तो नीचे देखो कि एक प्रश्न है, रूढ़िबद्ध धारणाओं और भेदभाव में क्या अंतर है। तो देखो कि जब हम किसी विशेष धर्म के या विशेष जाति के लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की एक धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। और उसी के आधार पर जो हम व्यवहार करते हैं, उनमें अंतर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं भेदभाव। तो आपके अनुसार अगर जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो उसे कैसा महसूस होता है? निश्चित ही है कि उसे असहज महसूस होता है, वो असहाय महसूस करता है, उसे अच्छा नहीं महसूस होता। इसके बाद देखो कि अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा और यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वो केवल 9 साल के थे। तो देखिए, उनके अनुभव से पहले हम ये देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1891 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो कि अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया और उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश थी जो कि सबको समान निगाह से देखे और इसीलिए उन्होंने जीवन में आगे चलकर धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य ही लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करने चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। इसके बाद देखो, अब उनके अनुभव के बारे में देखते हैं कि ये अनुभव जब वो 9 साल के थे तब हुआ कि वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे, क्योंकि उनके पिता अंग्रेज़ कंपनी में काम करते थे। तो बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो कि हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से
कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े ही परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। तो स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल ही सोचे मेरे से मुंह से निकल गया कि हम महार हैं, क्योंकि उस समय बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। तो उनको एकदम से धक्का लगा, किसको? स्टेशन मास्टर को, और वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया था कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई, और उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली, यानी कि ये बच्चे अब क्या उदास हो गए। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहते थे। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो देखो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुभव के बारे में बताया। नीचे देखिए कुछ प्रश्न हैं कि बच्चे पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो, उन गाड़ी वालों को पता लग गया था कि बच्चे हैं वो महार हैं, और मुंबई प्रांत में महार जाति को अछूत माना जाता था। दूसरा प्रश्न है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया। देखो, जब स्टेशन मास्टर को ये पता लगा कि ये बच्चे महार जाति के हैं तो उनके मन पर, उनके मुंह पर एक घृणा सी है, घृणा का भाव है, वो हावी हो गया था, और वे उन्हें वहीं छोड़कर अपने ऑफिस चले गए थे। और गाड़ीवान ने वो सभी गाड़ीवान इन बच्चों को ले जाने के लिए मना कर दिया था। इस तरह से इन लोगों ने उनके साथ भेदभाव किया। तीसरा प्रश्न देखो, महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा। देखो, वो बच्चे थे, बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि जाति क्या होती है ना। जब ये घटना घटी तो उस घटना का कारण क्या रहा, इन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि बाकी बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, वो सब गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो हमें कोई क्यों नहीं लेके जा रहा, और निश्चय ही उनको बहुत ही बुरा लगा होगा। अगला प्रश्न है कि क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है, तो उससे आपको कैसा महसूस हुआ। तो देखो कि ये जो भेदभाव है ये हर जाति के अंदर होता है, हर धर्म में किया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ ऊंची जाति नीची जाति के अंदर जाति के साथ भेदभाव करती है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ऊंची समझे वाली जाने वाली जो जाति है उनमें भी कुछ अमीर और गरीब होते हैं, तो वो अपनी ही जाति के गरीब लोगों के साथ भी भेदभाव कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं इन पूर्वाग्रहों का सामना करना ही पड़ता है। इसके बाद देखिए, कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोक दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी ना पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के असाधारण सा काम था ये, मतलब साधारण सा ही काम था, छोटा सा काम। वो सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा भी दे रहे थे। उनके पास पैसे थे, वो दे सकते थे, लेकिन फिर भी गाड़ीवान उन्हें नहीं लेकर जा रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल साधारण सा छोटा सा काम था।
फिर भी वो करवा नहीं सके और स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। तो इस कहानी से ये बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखते हैं, बल्कि उन्हें वह आदर और सम्मान भी नहीं मिल पाता जो वो दूसरों को मिलता है। तो इस तरह से देखो कि उस समय भारत में एक तरफ तो हम अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ हमें समाज के अंदर जो कुरीतियाँ कुप्रथाएँ थी उनके खिलाफ भी हमें संघर्ष करना था। तो ये जो भेदभाव को मिटाना और समानता के लिए संघर्ष भी चल रहा था। तो समानता के लिए संघर्ष हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।